हेलो एवरीवन। तो हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 2 है और आज हम लोग कंप्लीट बेस को पढ़ेंगे। मैंने पहले ही लेक्चर 1 में ही आपको बताया था कि इस चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हम लोग कंप्लीट एसिड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था और आज हम लोग पूरा बेस को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं। और इसके अगले वीडियो में यानी कि थर्ड लेक्चर जाएगा और जो फाइनल इस चैप्टर का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंप्लीट साल्ट को कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बेस को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर बेसिस क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेस क्या है, तो बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ बीटर टेस्ट। तो आप सभी को पता होगा, बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है, तीखा होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। उसके बाद दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ एसिड। ये बिल्कुल ही एसिड के अपोजिट होते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, बेस होते हैं। उसके बाद ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, यानी एसिड के प्रभाव को ये क्या करते हैं, इफेक्ट को ये खत्म कर देते हैं। कौन खत्म करता है एसिड के प्रभाव को, तो हमारा बेस ही है जो कि एसिड के प्रभाव को खत्म कर देता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है कि कौन कौन से हमारे बेस हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पर आपको लिखे मिल रहे हैं। जैसे कि देखिए, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये हमारा एक बेस है। उसी तरह हमारा एक दूसरा है कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हमारा एक बेस है जिसका फॉर्मूला क्या है, CaO होता है। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस होता है। उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका NH4OH होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कहते हैं। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट हम लोग NaHSO3 को कहते हैं। और जितना भी है सारा हमारा क्या है, बेस है, ये आप याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट बेस है। ये जो हर जगह आपका यूज होगा, इसलिए इसका नाम और फॉर्मूला भी आप अच्छे तरह से याद कर लेंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एल्कली क्या होते हैं, व्हाट इज अल्कली। तो इसका आप डेफिनेशन याद रखेंगे, वाटर सोलुबल बेस इज कॉल्ड एल्कली। यानी वैसे बेस जो कि वाटर में सोलुबल होते हैं उसका एक अलग नाम दे दिया गया है और नाम क्या है, एल्कली कहा दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए कि एल्कली हम लोग किसको किसको कह सकते हैं, NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH होल ट्वाइस जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सारा हमारा क्या है, एल्कली है, क्योंकि ये वाटर में सोलुबल होने वाले बेसिस होते हैं। अब देखिए कि व्हाट डू ऑल बेसेस हैव कॉमन। जितने भी बेस हैं उनमें क्या कॉमन होता है। ऊपर हमने देखा था कि जितने भी एसिड थे उनमें एक चीज कॉमन था, जितने भी एसिड हैं वो पानी में डालने पर H+ आयन रिलीज करते हैं। उसी तरह जितने भी बेस हैं उनका भी एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है। देखिए क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, दे ऑल डिजोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो जब हम लोग बेस को पानी में डालते हैं तो वो हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH आयन निकालते हैं। कौन सा आयन, OH- आयन निकालते हैं जिसको हम लोग हाइड्रो ऑक्साइड आयन कहते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कि देखिए एक हमारा NaOH एक बेस है जो कि पानी में डालने पर Na+ और OH- में टूट गया और यहाँ पर OH बाहर निकला, इसलिए हमारा एक बेस है। KOH इसको भी हम जब पानी में डाले तो K+ और OH- में टूट गया, देखिए यहाँ पर OH निकल गया, इसलिए भी हमारा बेस है। MgOH होल ट्वाइस इसको भी पानी में डालने पर मैग्नीशियम और 2OH में टूट गया, तो देखिए यहाँ पर OH निकला यानी हाइड्रोक्साइड आयन निकला, तो ये भी हमारा एक बेस हो जाएगा। यानी जितने भी बेस हैं वे हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करते हैं पानी में डालने पर, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हमारा एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। देखिए आखिर एक क्या होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं वाटर में, यानी कि वाटर में जैसे आप उसको डालिएगा तो पूरे तरफ से आयन उसमें टूट जाते हैं। जैसे कि देखिए अगर बात करें NaOH का, तो जैसे ही NaOH को हम पानी में डालेंगे तो Na+ और OH- में पूरी तरह से टूट जाएगा, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है। उसी तरह बात करते हैं कि प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ OH आयन। देखिए लिखा भी गया है कि जैसे हम लोग इसको पानी में डालते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो बहुत सारा OH- आयन को पानी में निकालता है। एग्जाम्पल याद रखेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस का NaOH हो गया, KOH हो गया, ये सब हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब बात करते हैं वीक बेस के बारे में, या फिर ये वीक बेस क्या होते हैं। देखिए पार्सली आयनाइज्ड इन वाटर, जो स्ट्रॉन्ग था वो पूरी तरह से पानी में डालने पर OH- आयन में टूट रहा था, लेकिन जो वीक बेस होते हैं
वो आधा होता है, पूरा तरह से नहीं टूटता है, थोड़ा बहुत टूटा और थोड़ा बहुत बच भी जाता है। जैसे कि देखिए प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ OH आयन, यानी कि जो वीक होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ OH आयन नहीं निकालते हैं, बहुत थोड़ा अमाउंट में OH आयन पानी में डालने पर निकालते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं। जैसे कि देखिए वीक में आपका एग्जाम्पल याद रखिएगा, NH4OH अमोनियम हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH होल ट्वाइस, ये सब हमारा वीक बेस होता है, आप याद रखिएगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ बेसेस भी देख लेते हैं, या फिर बेस का प्रॉपर्टी कौन कौन सा है हमारा। तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस है बीटर टेस्ट, ये तो आप सभी को पता है कि जितने भी बेस होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। फील सोपी टू टच, यानी टच करने पर आपको सोप की तरह चिकना महसूस होता है। उसके बाद देखिए टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जितने भी लाल रंग के लिटमस पेपर होते हैं उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है, कौन, बेस कर देता है। उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन, बेसिस भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का भी काम करते हैं, जैसे कि आपने पहले लेक्चर में देखा था कि एसिड भी इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं। उसके बाद देखिए इनका रिएक्शन, देखिए बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। देखिए बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये आपको याद होना चाहिए कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, बेस जब नल मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में कहा था कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, उसी तरह बेस का भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जब बेस जैसे कि NaOH है वो एक मेटल यानी कि जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो Na2ZnO2 एक साल्ट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो आप याद रखिएगा कि जैसे ही बेस और मेटल रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। और एक एग्जाम्पल में ये वाला आप ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तब साल्ट और वाटर बनता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। और यहाँ पे एग्जांपल भी बताया गया, जैसे कि NaOH एक हमारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर साल्ट Na2SO4 का साल्ट बनता है और साथ में यहाँ पर पानी बाहर निकल जाता है, ये आपको याद रखना है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको नीचे देखिए लिखा गया है जो कि आपको पता होना चाहिए, when an acid and a base combine then real neutralization reaction occur। यानी जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, तो आपको पहले से ही बताया गया था। ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट इन बेस। देखिए जो H+ होता है एसिड का और जो OH- होता है बेस का, ये दोनों कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी के कारण इसमें ये जो रिएक्शन है उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस का प्रभाव दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं और एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि हमारा साल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर रिएक्शन भी लिखा गया है, जब H+ और OH- रिएक्शन किया, यानी कि दोनों रिएक्शन किया तो उस रिएक्शन का नाम क्या हमने दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्या बना दिया, तो यहाँ पर पानी बना दिया, आप याद रखिएगा। बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। देखिए नॉन मेटल जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तब भी क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। एग्जाम्पल देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या है हमारा, बेस है, और CO2 एक हमारा नॉन मेटल है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस और CO2 एक नॉन मेटल दोनों रिएक्शन किया तो यहाँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का साल्ट बना और साथ में यहाँ पर पानी निकल गया, ये आप याद रखिएगा। नोट में आपको क्या चीज रखना है, क्या चीज देख लीजिए, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, तो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस नेचर के होते हैं, तो एसिडिक नेचर के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यूजेज ऑफ बेसिस भी हम लोग देख लेते हैं कि बेसिस का काम क्या होता है। तो देखिए पहला हमारा NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो देखिए जो NaOH है इसको यूज करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर्स एंड रेयन। तो इसका यूज हम लोग सोप यानी साबुन, पेपर और रेयन को बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम लोग मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग एंटासिड के तौर यूज करते हैं, यानी कि बेस को न्यूट्रलाइज करने एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो एज वॉशिंग सोडा एंड सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, वॉशिंग सोडा के तौर पर यूज करते हैं, और जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। उसके बाद NaHSO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो बेकिंग सोडा के तौर पर यूज करते हैं, एंटासिड के तौर पर यूज करते हैं, और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी इसका हम लोग यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए पीएच स्केल, या फिर पीएच स्केल क्या है। जो इन 1909 सोरेनसन डिवाइस स्केल को पीएच स्केल, तो आपसे पूछा जाता है कि पीएच स्केल को किसने डिवाइस किया था, तो आप याद रखेंगे कि सोरेनसन ने पीएच स्केल को डिवाइस किया था यानी बनाया था। ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम, यानी कि इस पर आपको पता चलता है कि कौन सा चीज एसिड है, कौन सा चीज बेस है, और इसको कैसे बताया गया था, तो इसको यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर इसको बनाया गया था। देखिए इन टर्म ऑफ पीएच, पी स्टैंड फॉर पोटेंस, जिसका मतलब होता है पावर, यानी जो पीएच होता है इसमें जो पी होता है इसका मतलब होता है पावर, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पीएच का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी जितना हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही कम पीएच होगा, क्योंकि 1 बटा है, देखिए 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन है इसलिए इन्वर्सली है, इसके लिए है पीएच ऑफ स्केल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो पीएच क्या होगा, कम आएगा। तभी तो एसिड में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता है और एसिड का पीएच क्या होता है, तो 7 से कम होता है, और बेस का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वहां पर पीएच कम होगा, और एसिड में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं इसलिए एसिड का पीएच कम होता है। इसको आगे बताया भी गया है, देखिए तो पीएच स्केल है वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, जो पीएच स्केल होता है ऐसा, इसमें 0 से लेकर 14 तक वैल्यू लिखा रहता है, 0 1 2 3 ऐसे लिखा रहता है, बीच में यहाँ पर 7 भी होता है। अब देखिए पीएच अगर 7 है तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ना एसिडिक सॉल्यूशन है ना बेसिक सॉल्यूशन होगा। पीएच अगर 7 से कम है तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जैसे कि अगर 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, तो ये हमारा एसिडिक होगा। जो 1 है तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जितना कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक सब्सटेंस होगा। उसके बाद अगर पीएच 7 से बड़ा है तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अगर 14 है तो सोल्यूशन बहुत ज्यादा बेसिक है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा भी गया है कि लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा, एंड हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, और पीएच जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा हमारा या स्ट्रॉन्गर हमारा बेस होगा। ये कुछ वैल्यूज लिखे हुए हैं कुछ सब्सटेंस का, एक बार आप इसको पढ़ लेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए हर चीज को आपको पढ़ा दिया जा रहा है, ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी मतलब कि कोई भी टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो ये आपको इसमें जो जो इम्पोर्टेंट लगे, जैसे कि वाटर का आप याद कर लेंगे, ऐसी जो जो इम्पोर्टेंट है उसका आप इसमें से पीएच एक बार देख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर एक होता है, देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। It is a mixture of many different indicator or dyes which gives different color at different pH value of entire pH scale. तो ये जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स कर कर बनाया जाता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पर अलग अलग तरह का कलर शो करता है। जैसे कि देखिए अगर 1 हमारा पीएच है, 2 3 पीएच है तो ये रेड कलर टाइप का पीएच मतलब कलर शो करेगा। वैसे ही 5 पीएच है या 6 पीएच है तो येलो कलर शो करेगा। वैसे ही 14 पीएच है तो ब्लू कलर शो करेगा।
यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाता है, रंग दिखाता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, अब पीएच का हमारे इम्पोर्टेंस क्या है डेली लाइफ में, ये भी हम देख लेते हैं। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल होता है, ये हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, देखिए pH in our digestive system. The excess of dilute HCl in the stomach cause indigestion. देखिए बहुत ज्यादा अगर हमारे पेट में HCl हो जाता है तो वो हमारा क्या कर देता है, इंडाइजेशन कर देता है, खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होने देता है। Being basic in nature, an antacid react with excess acid in stomach and neutralize it. यानी कि अगर एंटासिड हम लेंगे जो कि एक बेसिक नेचर का होता है, वो हमारे अंदर जो पेट में HCl है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, एंड बेकिंग सोडा जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ये दो हमारा कॉमन एंटासिड होता है। यानी कि ये कॉमनली एंटासिड के तौर पर यूज किया जाता है किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो हमारे पेट में जो एसिड बना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा का यूज करते हैं कॉमनली। उसके बाद देखिए सेकेंड हमारा कहाँ पर यूज होता है, तो पीएच चेंजेस एज द काउज ऑफ टूथ डिके। तो टूथ डिके का भी काउज हमारा पीएच हो सकता है, वो कैसे आइए देखते हैं। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर्स टू फॉर्म एसिड। जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, माउथ में होते हैं, उस शुगर को तोड़कर एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। यानी कि जैसे ही हमारा जो मुंह में एसिड बना है उसका पीएच 5.5 से नीचे गया, हमारे मुंह में क्या होने लगता है, टूथ डिके चालू हो जाता है। बेस्ट वे टू प्रिवेंट इट इज टू क्लीन द माउथ थ्रूली आफ्टर ईटिंग फूड बिकॉज टूथपेस्ट कंटेन बेसिस टू न्यूट्रलाइज द माउथ एसिड। देखिए तो इसका बेस्ट वे क्या है, तो आप जैसे ही खाना उना खाएं उसके बाद आपको मुंह को अच्छे तरह से साफ कर लेना है और टूथपेस्ट यूज करना है, क्योंकि टूथपेस्ट में बेस होता है और वो एसिड जो हमारे माउथ में बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि टूथपेस्ट का जो पीएच होता है वो लगभग 8 होता है, और आपको पता होगा कि साफ से जिसका पीएच ज्यादा है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि टूथपेस्ट हमारा एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो आप क्या कहेंगे कि टूथपेस्ट हमारा क्या होता है, बेसिक होता है, क्योंकि इसका पीएच लगभग 8 होता है। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। प्लांट और एनिमल भी हमारा पीएच का सेंसिटिव होते हैं। जैसे कि देखिए सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ में इसका क्या यूज है। मोस्ट ऑफ द प्लांट, देखिए मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। बहुत संख्या में जो प्लांट्स होते हैं ये अच्छे तरह तब ग्रो करते हैं जब उनका पीएच लगभग 7 के बराबर होता है। लेकिन अगर सॉइल का कंडीशन एसिडिक हो जाए, देखिए इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट ट्रीटेड विथ मटेरियल्स लाइक क्विकलैम। लेकिन अगर सॉइल का कंडीशन अगर एसिडिक हो जाता है उसको हम क्या करते हैं, तो मटेरियल जैसे कि क्विकलैम से ट्रीट करते हैं, सेलेक्ट लाइम से ट्रीट करते हैं, उसमें चौक डाल देते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि सॉइल को एसिडिटी को क्या करते हैं, रिएक्शन करके कम कर देते हैं। सेकंड देखिए, इफ द सॉइल इज टू अल्कलीन, अगर मान लीजिए कि सॉइल एसिडिक ज्यादा ना होकर टू अल्कलीन हो गया, ज्यादा बेसिक हो गया, तब क्या करेंगे, देन इट अल्कलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग मेन्योर। तब हम लोग मेन्योर या फिर से कंपोस्ट यूज करते हैं जो कि एसिडिक नेचर का होता है। यानी कि अगर बेसिक ज्यादा हो गया तो उसमें एसिड डाल देंगे, अगर एसिडिक ज्यादा हो गया तो उसमें हम बेस डाल देंगे, तब हमारा सॉइल का जो पीएच होगा वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद देखिए पीएच changes and survival of animal. Our body works when within a narrow pH of range of 7 to 7.8। हमारा बॉडी है वो अच्छी तरह तब वर्क करता है जब हमारे बॉडी का पीएच है वो 7 और 7.8 के बीच रहता है। एसिड रेन पीएच 5.6 कैन लोअर द पीएच एंड मेक्स लेक रिवर वाटर एसिडिक। जैसे ही हमारा पीएच 5.6 से नीचे जाता है तो हमारे लेक और रिवर को एसिडिक बना देता है। दैट द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल बिकम डिफिकल्ट। और इसके कारण हमारे जो पानी में एक्वेटिक्स एनिमल्स हैं जैसे कि फिश वगैरह हैं उनको सर्वाइव करने में दिक्कत हो जाता है।
टू प्रिवेंट दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफन एडेड टू द एसिडिक लेक। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास क्या है, तो हम उस नदी में कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव कर देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं ताकि वहां पर जो एसिडिक पीएच है उसको कंट्रोल में लाया जा सके। नेक्स्ट देखिए, और इसी को हम लोग अगर पीएच 5.6 से नीचे जाता है तो उसी को हम लोग एसिड रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। यानी एसिड रेन एसिड का वर्षा होना नहीं है। एसिड रेन का मतलब क्या है, पीएच अगर 5.6 से नीचे गया तो उसी का नाम दे दिया गया है एसिड रेन। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट में देखिए पीएच का यूज। तो देखिए, व्हेन अ हनी बी स्टिंग, जैसे ही हनी बी काटता है किसी पर्सन को, इट इंजेक्ट एन एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। जैसे ही हनी बी किसी पर्सन को काटा तो वो अपने स्टिंग से कि उस पर्सन के शरीर में क्या इंजेक्ट कर देता है, एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर देता है जो कि एसिडिक नेचर का होता है। बेकिंग सोडा इज रब्ड ऑन स्टिंग एरिया विच गिव रिलीफ फ्रॉम द पेन एंड इरिटेशन। तो देखिए, अगर एसिडिक चीज डाला है तो अगर वहां पर हम बेस डालेंगे तो उसका प्रभाव तो ऑटोमेटिकली कम कर देगा। इसलिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं। तो उस जगह पर हम इसको अगर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो जो इसका पेन है और इरिटेशन है वो कम हो जाता है। उसके बाद वेन अ वेस्ट वॉश पेस्टिंग इट इंजेक्ट अल्कलीन लिक्विड इनटू द स्किन। लेकिन यहाँ पर जो वॉश होता है वो अल्कलीन लिक्विड को इंजेक्ट करता है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो कोई एसिडिक चीज हमको डालना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जब वेस्ट को स्टिंग करता है, वेस्ट को काटता है, तो वहां पर हम लोग विनेगर का यूज करते हैं क्योंकि विनेगर एसिडिक होता है। और विनेगर को जब हम वहां पर रगड़ते हैं, डालते हैं, तो उसका पेन और इरिटेशन कम हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे बेसिस का, आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा बेस भी पूरा क्लियर हो गया है। यानी एसिड हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, बेस कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट सॉल्ट को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।